आखिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को इंडिया गठबंधन ने अपना उपराष्ट्रपति कैंडिडेट क्यों बनाया? इस चेहरे के पीछे विपक्षी पार्टियों की क्या रणनीति है? और संसद के सेंट्रल हॉल में तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद अब मीटिंग में किस बात को लेकर मंथन करेंगे? दोस्तों, आज एक बहुत ही छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इंडिया गठबंधन के तमाम दल इसमें मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद थे और एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया गया। एक ऐसे नाम पर सहमति देखी गई जिसके बारे में चर्चा भी नहीं थी। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के तौर पर एनडीए तो अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर चुका था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने नहीं किया था। तो आज इंडिया गठबंधन की तरफ से भी एक नाम का ऐलान किया गया है और वो है सुदर्शन रेड्डी। दोस्तों, सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हुए हैं सुदर्शन रेड्डी, और इससे पहले भी उनका एक बहुत ही लंबा न्यायिक अनुभव रहा है। न्यायपालिका में उनका बहुत लंबा अनुभव है। तो फिर सुदर्शन रेड्डी के नाम पर ही क्यों सहमति बनी? तब जब बहुत से नामों पर चर्चा हो रही थी। इसके अलावा दोस्तों, आखिर वो क्या रणनीति है कि संसद के सेंट्रल हॉल में अचानक इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों की मीटिंग बुलाई गई है? सबसे पहले आपके सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ दोस्तों कि आखिर सुदर्शन रेड्डी ही क्यों? दोस्तों, सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के जन्मे हैं, आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वहीं वो उनकी जन्मस्थली है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश तो रह चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको। गोवा के पहले लोकायुक्त के तौर पर भी काम कर चुके हैं। जो सुदर्शन रेड्डी की छवि है, बहुत ही आप कह सकते हैं संविधान के बहुत गहरे जानकार हैं, न्यायपालिका को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत शिक्षाविद हैं। आप कह सकते हैं कि समाज में जो भी कुछ हो रहा है उसको लेकर भी बहुत ज्यादा अवेयर हैं। और दोस्तों, जो बैकग्राउंड है सुदर्शन रेड्डी का, जो परिवार है, वो बहुत ही आम परिवार से आते हैं, कृषि परिवार से आते हैं, मतलब किसान परिवार से आते हैं। और वहां से धीरे धीरे बढ़कर न्यायपालिका में उन्होंने इतनी बड़ी जगह बनाई कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर वो रिटायर हुए। अब जाहिर तौर पर आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई इसी कैंडिडेट पर मोहर क्यों लगाई गई? क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हो रहा था। ऐसा लगा था जैसे तमिलनाडु से कोई नाम का ऐलान हो जाएगा, या फिर ऐसी भी चर्चा थी कि किसी यूपी बिहार के ओबीसी या दलित कैंडिडेट पर मोहर लग सकती थी। ये भी चर्चा थी कि तुषार गांधी, जो कि महात्मा गांधी के परपोते हैं, उनके नाम का ऐलान हो जाता। फिर अचानक सुदर्शन रेड्डी क्यों? दोस्तों, हो सकता है कि गठबंधन के साथियों में कुछ बात ना बनी हो, क्योंकि आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा तो और जयराम रमेश ने भी कहा कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने सहमति से इस नाम का ऐलान किया है। और दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेरेक ओब्रायन भी बैठे हुए थे, मतलब टीएमसी के सांसद, मतलब ममता बनर्जी भी इसके लिए सहमत हैं और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी इसके लिए सहमत हैं। हाँ, सुदर्शन रेड्डी के जरिए चंद्रबाबू नायडू को फंसा दिया है इंडिया गठबंधन ने। कैसे? क्योंकि सुदर्शन रेड्डी दोस्तों आंध्र प्रदेश से आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके बाद उनका करियर अलग अलग राज्यों में हुआ। तो अब अगर ये थ्योरी है कि भाई एनडीए के उम्मीदवार क्योंकि महाराष्ट्र से आते हैं, एनडीए के उम्मीदवार तमिलनाडु से आते हैं, तो एमके स्टालिन उनका समर्थन करें, तो इस थ्योरी के हिसाब से तो चंद्रबाबू नायडू को भी समर्थन करना चाहिए इंडिया के उम्मीदवार का, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो क्या आंध्र प्रदेश से आने वाले किसी भी कैंडिडेट का, वो भी वाइस प्रेसिडेंट जैसी कुर्सी के लिए, चंद्रबाबू नायडू विरोध करेंगे? तो अगर धर्म संकट में एनडीए ने डाला एमके स्टालिन को, जो कि इंडिया गठबंधन के इतने मजबूत मेंबर हैं, तो फिर धर्म संकट तो फिर इंडिया गठबंधन ने भी डाला है चंद्रबाबू नायडू को। अब देखते हैं किसके धर्म संकट में कितना दम दिखाई देता है और कौन उस चीज को आगे लेता है। हाँ, लेकिन ये बात दिलचस्प है दोस्तों कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कल एक इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई गई है सेंट्रल हॉल में, जिसकी जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दी। और बहुत ही छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये, कोई सवाल जवाब नहीं लिए गए, बस बताया गया। क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियों की मौजूदगी इसमें थी, वो बताई इसलिए गई थी कि कहीं से भी गोदी मीडिया ये ना उड़ाए कि इसने विरोध किया, ये नहीं आया। इसलिए सारी विपक्षी पार्टियों की मौजूदगी थी, सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियों की मौजूदगी थी। अब कल जो बैठक होने वाली है सेंट्रल हॉल में, वो दो मुद्दों को लेकर हो सकती है। जाहिर तौर पर ये जो कैंडिडेट का नाम का ऐलान हो गया, आगे कैसे गोलबंदी की जाए इस वीपी के चुनाव को लेकर, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर हो सकता है, इसको लेकर। दूसरा दोस्तों, महाभियोग भी आएगा। महाभियोग तो आएगा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हो सकता है कि महाभियोग को लेकर इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही हो और कल तमाम विपक्ष की पार्टियों के सांसदों को बुलाया गया हो। तो ये बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है और इसकी पल पल की जानकारी आपको मेरे चैनल में जरूर देखने को मिलेगी, जैसा कि हर बड़े इवेंट पर हमेशा सबसे पहले आपके सामने मैं जानकारी रखती हूँ। तो कल मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इस खबर की अपडेट आपको मेरे चैनल में दिखाई देगी। मतलब आप कह सकते हैं कि अब जो
मुकाबला है वो सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच है। सीपी राधाकृष्णन के तौर पर अब तक उनकी पहचान कैसे हो रही थी कि भाई बहुत खांटी संघी हैं, संघ की विचारधारा से हैं, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल हैं, और उनके लिए आज एनडीए की मीटिंग में मोदी जी ने बोला कि बड़े सीधे नेता हैं, राजनीति की चालाकियां नहीं जानते हैं, बड़े सीधे नेता हैं। अब तक जो एनडीए के उम्मीदवार थे उनकी पहचान इसी से हो रही थी, लेकिन जब इंडिया के उम्मीदवार की पहचान कराई गई मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा तो उनको बताया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज हैं, इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए निरंतर काम करते रहे हैं, तो उनका एक बैकग्राउंड रखा गया। हो सकता है कि इस बैकग्राउंड के लिए एक मुद्दा बनाया जाए कि देखिए कि इनके उम्मीदवार हैं, एक हमारे उम्मीदवार हैं, एक पढ़ा लिखा समाज, एक ऐसा वर्ग जो कि मोस्टली जहां पर युवा आबादी है, इन दोनों में से किसको अपना वीपी पसंद करेगी। हो सकता है ये पॉलिटिक्स हो। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी जमीन पर हैं, एसआईआर के मुद्दे पर लगातार संसद में हंगामा चल रहा है, और चुनाव आयोग संविधान को एक तरह से ढाल बनाकर, अपने संविधान की ढाल लेकर ये सब कुछ कर रहा है ना, कि संविधान उसे अधिकार देता है। यही तो बोला था ना चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने, बकायदा ये तक कह दिया कि उन पर सवाल उठाना मतलब संविधान पर सवाल उठाना। तो जब सुदर्शन रेड्डी जैसे लोग उपराष्ट्रपति की कैंडिडेट होंगे तो वो फिर न केवल इस सरकार बल्कि चुनाव आयोग को भी कई मामलों में लपेटे में ले सकते हैं, और क्योंकि वो अब रिटायर्ड जज हैं तो जाहिर तौर पर उनकी बात को बहुत सीरियसली लिया जाएगा। वो कोई राजनीतिक शख्स हैं भी नहीं, कोई बहुत ही कानून के, संविधान के जानकार हैं, तो उनका एक पढ़ा लिखा समाज हमारे देश में जो इस पूरे मुद्दे को गहराई से देख रहा है, समझ रहा है, उनकी बातों को समझेगा, जानेगा, एक रिटायर्ड जज, एक कानूनविद के तौर पर। इसीलिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखिए उनका इंट्रोडक्शन भी इसी तरह से कराया। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एनडीए के कंपैरिजन में इंडिया ने जो कैंडिडेट दिया है वो सही कैंडिडेट है, या फिर कोई यूपी बिहार के ऐसे शख्स पर दांव खेला जाना चाहिए था तो वोट की राजनीति में इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है, या फिर सुदर्शन रेड्डी एक ऐसे चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं जो इस पूरे जिस क्राइसिस में सरकार इस वक्त फंसी हुई है, बीजेपी इस वक्त फंसी हुई है, उनको और बड़ी मुश्किल में डाल दें। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी मेरे हाथ मजबूत कर सकते हैं।